आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। गुजरा साल, अवाम का हाल और ऑपोजिशन का सवाल, ये है वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। ये जब पहले गया था ना सऊदी अरेबिया, तब भी हम सुनते थे अब आ रहा है, कल आ रहा है। शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं होती, उसकी जॉब एप्लीकेशन होती है। कॉमन मैन के ऊपर 2 अरब रुपए के जो टैक्सेस की एग्जम्पशन निकाल रहे हैं, सिर्फ 2। खोदा पहाड़ निकला चूहा। आप स्टेट बैंक का कंट्रोल IMF को दे रहे हैं। 5वें साल में इमरान खान महंगाई खत्म करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। नए साल का सूरज नई उम्मीदों, नई उमंगों और नई तवक्कात लेकर तुलू होता है, लेकिन जब गुरूब होता है तो गुजरे साल की नर्म गर्म यादें छोड़ जाता है। साल 2021 भी कुछ ऐसे ही नकूश छोड़कर रुखसत हो रहा है। साल बदल रहा है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो आम आदमी के हालात नहीं बदले। इस साल भी गरीब के हिस्से में महंगाई आई, बुरे हाल आए, मसाइल आए और अपने हुक्मरानों से तल्ख सवाल आए। इस साल मुल्क में महंगाई की हुक्मरानी रही, पेट्रोल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा, बिजली के झटके भी खूब लगे, सर्दियों में गैस का बहरान और चूल्हे ठंडे रहे, मईशत की गाड़ी टूटे पहियों और खराब इंजन के साथ मौशी मिस्त्रियों के तजुर्बात की आमाजगा बनी रही। मुल्क में दहाइयों से जारी अदम इस्तेहकाम इस साल भी जारी रहा। PDM नामी फिल्म डब्बा थी, डब्बा रही। ना लॉन्ग मार्च हुआ, ना इस्तीफे आए, लेकिन हुकूमत को घर भेजने की बड़कें वक्फे वक्फे से जरूर सुनाई देती रही। सेनेट इजलास भी खूब तनाज़ात से भरा रहा। गिलानी की सूरत में अक़लियत जीत गई, अक्सरियत हार गई। इंतखाबात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की आवाज़ें भी आईं और EVM का कानून भी बन गया, लेकिन अभी तक इसका इस्तेमाल मुमकिन न हो सका। इस साल DGI की तकर्रुरी हुई। इस तकर्रुरी पर तनाज़े की भी बाज़ गश्त सुनाई दी। पिंडोरा पेपर्स भी आए, लेकिन ना कोई तफ्तीश हुई और ना ही कोई केस बना। सियासत में डील और ढील के साथ एक सर से हाथ उठने और वही हाथ दूसरे सर पर रखे जाने की बातें हुई। बूट और पॉलिश का भी खूब चर्चा रहा। ऑडियो लीक्स आई, राना शमीम का हलफनामा भी आ गया, लेकिन जिस नवाज शरीफ का सबको इंतजार था वो ना आया। नवाज शरीफ की वापसी पर सियासत भी खूब हुई। वजीर आजम इमरान खान तक को उनकी सजा खत्म होने की तशवीश रही। इंतखाबात ज़िमनी हुए या बल्दियाती, शिकस्त PTI का मुकद्दर रही। इस शिकस्त का दबाव कम करने के लिए PTI की तंजीमें तोड़कर दोबारा बनाई गई। साल के इख्तिताम का तोहफा भी कमाल रहा। जी, इस हुकूमत को अवाम का इतना ख्याल है कि उसने साल का आगाज पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर किया था और अब इख्तिताम मिनी बजट पर किया। और हाँ, साथ ये भी कहा कि आम आदमी पर तो सिर्फ 2 अरब के टैक्स लगेंगे, अब इससे महंगाई का क्या तूफान आएगा। तो गुजरे साल पर हम प्रोग्राम में मजीद बात भी करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं जनरल एजाज अवान साहब ने। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार मोहसिन बेग साहब मौजूद हैं और सीनियर तज्जियाकार हैं रजा रूमी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ की। लगारी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, साल 2021 की शुरुआत आपको याद है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर की थी इस हुकूमत ने, और अब जो 2021 का इख्तिताम हुआ है वो मिनी बजट पे हुआ है। तो सर, पाकिस्तान में इस साल में तो कोई तब्दीली नहीं आई ना, सिर्फ लोगों की, आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। अब 2022 से क्या उम्मीद है आपको? पिछले साल की आखिरी लीड ये थी मीडिया की कि 2021 कामयाबियों का और खुशहाली का साल होगा। बदहाली आई है, महंगाई आई है, लोगों की ज़िंदगी में तबाही आई है, लोग नाने शबीना के मोहताज हो चुके हैं, लोगों के बच्चों को दूध नहीं मिलता है, लोगों के खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं। IMF तो राजी हो जाएगा। आपको लगता है कि ये हुकूमत इस मुल्क की आवाम को राजी करने के लिए भी कोई रिलीफ दे सकेगी? क्योंकि ये साल डू एंड डाई का साल होगा सर इस गवर्नमेंट के लिए। IMF का एक मसला है कि वो ऐसे मुल्कों को जहां जहां बहुत स्ट्रेटेजिक अहमियत के ममालिक होते हैं, जहां बहुत अहम पोजीशन होती है जिन मुल्कों की, उन मुल्कों की अहम पोजीशन को मीडिया मेट करती है। एक तरफ इंडिया है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ ईरान है, एक तरफ अफगानिस्तान है। हमारी ये स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, हमारे लिए हुस्न है, मगर वो इसको हमारी बदसूरती बनाने के लिए तुला हुआ है। IMF कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर लाए, पाकिस्तानी भी डॉलर नहीं ला सकते। अभी तो IMF का राज हो गया है मुल्क पे। ठीक है जी लगारी साहब, वो चौकीदार होती हैं कि IMF के मफाद
तादाद की निगहबानी होती रहे। ठीक, जनरल एजाज अवान साहब, सर आपको इमरान खान से काफी उम्मीदें थी। जी, मैं वही क्या अर्ज कर रहा आपकी हूं ये उम्मीदें कि यहाँ पर 2021 के सूरज के साथ गुरूब हो गई हैं, डूब गई हैं, या 2022 में भी ये उम्मीदें जारी और सारी रहेंगी? बात ये फारस के उन्होंने लगारी साहब ने कहा 2021 की लीड थी कि ये एक अच्छा साल होगा। मैं जब से होश संभाला है, हर आने वाले साल पे यही लीड होती है कि अगला साल बहुत अच्छा होगा। इमरान खान साहब की तरफ से ये तमाम ग्रोथ का साल होगा 2021। तमाम दावे सियासतदान सारे ऐसे ही करते रहते हैं जो इन्होंने किए, इनसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी इमरान खान से। खुद इनको बहुत उम्मीद थी कि शायद ये कोई अलादीन का चिराग होगा और जिसको ये रगड़ेंगे तो सारे पाकिस्तान के हालात। सियासतदान नहीं है ना, रिवायती नहीं है, रिवायती नहीं है, बहुत एतबार से बहुत सारे रिवायती सियासतदानों से बेहतर हैं और बहुत सारे एतबार से शायद इन पे तनकीद भी की जा सकती है। बात यह है कि IMF के पास हम चल के जाते हैं तो जो कर्ज देता है उसको अपने कर्ज वापसी की श्योरिटी वो चाहेगा, और वो चाहेगा कि उसके कर्ज के वापस आने का सिस्टम ऐसा मुस्तनद हो जहां से भी रिकवर करें, उसको आवाम से कोई दिलचस्पी नहीं है। 2013 से 2018 तक भी यही IMF था। आपने अभी तकदीर बदलने की बात की, खान साहब को इसीलिए लोग लेकर आए थे मुल्क में ताकि वो उनकी तकदीर को तब्दील करेंगे, और कौमों की जिंदगी के अंदर ये साल, पूरा साल काफी अहमियत का हामिल होता है ना। मैंने यही कहा ना कि हर कौम की जिंदगी में शामिल होता है, अहमियत भी इसकी होती है, और लीडरशिप ही कौम को क्राइसिस से निकालने में एक रोल अदा करती है। लेकिन आज तक मुझे ऐसा कोई लीडर नजर नहीं आया जिसने कौम को बेहतरी की तरफ लेके गया हो। हम जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा है, इमरान खान मकरूज से मकरूज तर होते जा रहे हैं और मुल्क चलाती चीजों को बदलने के लिए खान साहब आए थे, और अब ये हुकूमत खुद मान रही है कि बहुत ज्यादा महंगाई है। शेख कह रहे हैं कि 5वें साल में हम महंगाई खत्म कर देंगे। खान साहब की परफॉर्मेंस जो एक्सपेक्टेड था उस मेयार पे वो पूरे नहीं उतर सके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो पहले वालों से बुरे भी नहीं है। लाने वाले भी परेशान है, अक्सर लोग कहते हैं। लाने वालों में से अगर मैं वोटर हूं तो मैं तो परेशान नहीं हूं। आप अभी भी परेशान नहीं हैं? अभी भी पूरी उम्मीद है? मैं अब भी पूरी उम्मीद हूं। पूरे 5 साल रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे और फिर ये भी चाहेंगे कि इनको अगले भी 5 साल मिलने चाहिए, क्योंकि वो खुद कहते हैं मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं। देखो, आई एम नॉट द ओनली वन। 22 करोड़ लोग हैं जिनमें से 8 साढ़े 8 करोड़ वोटर है। ये तो उन्होंने डिसाइड करना है कि आने वाले 5 सालों में कौन आएगा या कौन नहीं आएगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि जादू की छड़ी न शहबाज शरीफ के पास है, न आसिफ अली जरदारी के पास है जो आके इस मुल्क की मुईशत को निकाल सके। इमरान खान से आपकी उम्मीदों का सूरज तो 2019 में ही डूब गया था ना सर, तो सूरज अभी 2021 में भी डूबा ही रहा। अब 2022 में क्या तुलू हो सकता है? फिर ये कैसे हो सकता है? क्या पता फिर आप होपफुल हो जाएं? किस इन्होंने खुद ही का परफॉर्मेंस नहीं की, इनका तो आई डोंट नो, ये डबल माइंडेड है स्टिल। जनरल साहब, मकसद ये है, मैं डबल माइंडेड नहीं हूँ, मेरी विजन बड़ी क्लियर है। पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। डबल माइंडेड है ना कि शायद कुछ हो जाए। शायद का क्या मतलब होता है? आप ये ट्रायल बेस पे आपने ये मुल्क लगाया हुआ है कि आप तजर्बात करते रहे, तजर्बात कर करके आप इसने इस मुल्क की हालत ये कर दी। बुनियादी गलती क्या थी खान साहब की आपके ख्याल में नाकाम होने की? देखिए, बुनियादी गलती यही थी कि आपने 2 मिनी बजट लाए, वहां से जो प्री लोड आपने IMF के पास जाना था और जो आपने टैक्सेस लगाए उन 2 मिनी बजट में, उसमें आप बिजनेस कम्युनिटी का आपने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। और बिजनेस कम्युनिटी उस तरीके से कहते हैं जब रिफॉर्म्स किए जाते हैं ना तो इस तरह की चीजें होती हैं सामने। कौन सा रिफॉर्म्स था बताइए? रिफॉर्म्स किसने किए? उन्होंने कौन सा रिफॉर्म्स किया? बात यह है कि शब्बर जैदी की आपने स्टेटमेंट सुनी ना? देखिए, शब्बर जैदी ने तो कहा कि आपने मुल्क को बैंकरप्ट कर दिया, लेकिन वो कहते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया मेरी बात को, माजरत करते फिर रहे हैं वो। बहुत से लोग यही हैं जो अंडर प्रेशर आके अपनी स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं। मकसद ये है कि आपने 5.8 पे वो ग्रोथ छोड़ के गए थे, आपको उससे आगे जाना था। ठीक है, आपको फाइनेंशियली डिफिकल्टीज थी, लेकिन आप इस तरीके से बिजनेस कम्युनिटी को टाइट किया जिस तरीके से आपने, उससे एक घबराहट पैदा हुई। और रिफॉर्म्स अगर कोई हुई है तो आप बता दीजिए मुझे। ये 3.5 साल में इन्होंने इस्लाहात करनी थी, नया पाकिस्तान बनाना, सवाए 4 वज़ीर खजाना चेंज किए, 6 FBR के चेयरमैन लगा दिए, ये तब्दीली थी, इसके लिए आपको लाए गए थे। इसका मतलब है आप तैयारी नहीं थी, आप मिसमैनेजमेंट के माहिर हैं, आपके पास सोच नहीं थी कि ये मुल्क चल सकता है, आपने खराबी पैदा की और आज हम अच्छी कोई कामयाबियां भी बता दें। एहसास प्रोग्राम उनका कामयाब नहीं है, उनका नहीं है। सेहत कार्ड, देखें, उनका नहीं है, खुदा का वास्ता है, उसका नाम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, वही डेटा है, तो ये वही प्रोग्राम है। उन्होंने इसको कैरी ऑन रखा, बंद कर देते, हुकूमतें आती हैं दूसरे। आप ये तो ना कहे ना कि इनके क्रेडिट में जाता है
इनके क्रेडिट में नहीं चलिए इसको जाता। बढ़ाया ये तो अगर सही। आपने 27 अरब रुपए इसमें झोंक दिए हैं, ये प्रोग्राम था कि 35% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देगी और रेस्ट मनी आप डोनर से लेंगे। डोनर तो सारे भाग गए, जैसे आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भाग गई, इसी तरह लोकल इन्वेस्टमेंट लोगों ने नहीं 160 की। से 260 अरब इसका उन्होंने बजट कर दिया है। देखें सेहत कार्ड भी तो है ना, वो उसको इनकलाबी प्रोग्राम कह रहे हैं। उसके बाद बस लंगर ये- खाने और पनाह सुन ले, गाहें सुन अलग ले। हैं। एक प्रोग्राम जिसका मैं इनको क्रेडिट दे सकता हूं वो है सेहत का, ठीक है, सेहत कार्ड इज अ गुड प्रोग्राम। उसके अलावा जो आपने खराबियां पैदा की वो उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। ओके, ठीक। और उसके ऊपर आपको कोई शाबाश नहीं मिल सकती। ठीक, रज़ा रूमी साहब, किसी भी साल की हुकूमती कारकर्दगी की कामयाबी या नाकामी को जांचने का आपके ख्याल में पैमाना क्या है सर? और जाहिर है जांचने के पैमाने के मुख्तलिफ जाविये होते हैं ना, मैं अवाम के जाविये से आपसे पूछ रही हूँ ये कैसा रहा इस साल हुकूमत का? देखिए पारस साहब ने जो बहस छेड़ी है मईशत के ऊपर, सबसे बड़ा और सबसे अहम पैमाना तो वही होता आपने है मुझसे कि आम आवाम की हालत क्या है, क्या वो महंगाई से सताए हुए हैं, क्या उनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं, क्या रोजगार मिल रहे हैं, क्या खुशहाली है। इन तमाम सवालात का जवाब नफी में है अनफॉर्चुनेटली। और मैं समझता हूं कि ये जो अभी सारी बातें हो गई, इन्होंने कहा कि देखिए शरह तरक्की 5.8 या 5.9 थी 2017 में, कोई इतनी दूर की बात नहीं है। और एक ही साल के अंदर 2018 के बाद वो 1% पर, देखिए जी कोविड से पहले गिर गई थी। और इसका जो है इसके ऊपर पूरे माहिरीन जो है माशियात, उन्होंने इसके ऊपर मज़ामीन लिखे, कई उन्होंने शाहिद कारदार साहब ने और हफीज पाशा साहब ने तो 0% ग्रोथ बताई। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि बिजनेस कम्युनिटी जो है वो डर ऐप के इस खतरे से और सरमायाकारी उन्होंने छोड़ दी। उसके बाद फिर उन्होंने खान साहब ने पैंतरा बदला, उन्होंने कहा कि जी अब नैब जो है वो नहीं करेगी, ब्यूरोक्रेट्स को भी रोक दिया गया वो, और उन्होंने फाइलों को साइन करने से इनकार कर दिया। देखिए बात ये कि ये मैं इसमें सिर्फ इमरान खान साहब को नहीं कसूरवार ठहराऊंगा। इमरान खान साहब तो एक फ्रंट पर हैं। इमरान खान साहब के पीछे जो लोग हैं वो कौन है? ये उनका ये जो पूरा ये हाइब्रिड निजाम जो तख्लीक किया गया, जब एक शख्स कहे कि 200 अरब डॉलर लाकर वो $100 IMF के मुंह पे मारेगा और $100 जो है वो तरक्की में लगाएगा और मीडिया उसको क्वेश्चन ना करे इस तरह की बात को, तो फिर वो बात फैलती है। लोग तो सादा लो होते हैं, वो देखते हैं जो उनको दिखाई देता है वो बिलीव करते हैं। साहब एक साथ अब देखें IMF तो खुश हो जाएगा सर, और हुकूमत को पैसा भी मिल जाएगा ना 2022 में, लेकिन क्या लगता है कि अब मईशत जो है वो चल पड़ेगी या फिर ये IMF का जो ऊंट है वो खेमे में घुस गया है और अब ये मईशत चलेगी नहीं बल्कि लड़खड़ाती रहेगी? देखिए पारस, 1980 से की दिहाई 40 साल में IMF ने जहां जहां कर्जे दिए हैं, प्रोग्राम दिए हैं, वहां पे शराय तरक्की गिरी है, वहां पे महंगाई में इजाफा हुआ है, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, लोगों को पब्लिक सेक्टर से निकाला गया है। यहाँ पे भी यही हो रहा है। पिछले 2 साल से पहले भी तो IMF का एक लोन लिया था। देखिए हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमें कोई जरूरत, IMF ने हमें हमारी कनपट्टी पे पिस्तौल नहीं रखी कि आके हमसे लोन लो। अभी जिन बेग साहब ने भी कहा और जनरल साहब ने भी कहा कि हम खुद जाते हैं अपनी मिसमैनेजमेंट की वजह से। सर वैसे ऑप्शन क्या था? खान साहब शुरू में अपने दोस्त ममालिक के पास नहीं गए, उन्होंने डिफरेंट चीजों को एक्सप्लोर तो करने की कोशिश की, जब कुछ नजर नहीं आया तो देखिए उन्होंने अनाउंस किया था ना IMF के पास नहीं जाएंगे, क्या कहा था कि जाना पड़ा तो वो क्या करेंगे? जी मैं नहीं दिखा कुछ उनको, तो आदमी को साहिब, देखिए बकौले शायर आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। अगर नहीं जाना था तो नहीं जाना था, पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि क्या IMF ने कहा कि 3 बार अपने मुशीरे खजाना को बदल लें? क्या IMF ने कहा कि 7 बार चेयरमैन FBR को बदलें? क्या IMF ने कहा कि 6 बार फाइनेंस सेक्रेटरी को बदलें? फाइनेंस सेक्रेटरी जो होता है वो मुल्क का तो मसला है। रज़ा रूमी साहब ठीक है, आज कुछ और इश्यूज पे मैंने हुकूमती कारकर्दगी पे आपसे जरा बात की है सर, जरा मैं चाहूंगी कि ऑपोजिशन के ऊपर भी आप सब कमेंट करें। नज़ीर लगारी साहब, सर ऑपोजिशन क्या 2021 में हुकूमत पर कुछ प्रेशर बनाने में आपके ख्याल में कामयाब हो सकी है, या फिर ये जो PDM का गुब्बारा फटने के बाद इन तिलों में आप समझते हैं अब तेल नहीं रहा? PDM थी मार्च 2021 तक, जब वो एक साथ चल रही थी, जब वो गई थी अपना बाई इलेक्शन में और बाई इलेक्शन में उसने कामयाबियां हासिल की थी। उसके बाद
वो गए सेनेट में कामयाबी हासिल की। और उसके बाद जो है वो फिर पीडीएम के अंदर एक जंग और झड़प छिड़ गई। कहते हैं पीडीएम में दरार जरदारी साहब ने डाली एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे, क्या ये दुरुस्त है? अभी जो कल तक जरदारी साहब वाहिद आदमी है जिन्होंने पीडीएम को मजबूत किया, जिन्होंने पीडीएम का एक कामयाबी के रास्ते दिखाए। और पीडीएम की जमातों ने, हजरत मौलाना ने और पीएमएलएन ने कहा कि हम इस हुकूमत को मजीद पूरी मुद्दत पूरा करना देना चाहते हैं। और उन्होंने, जरदारी साहब ने कौन सी ऐसी चीज की जिसको कहा जाए कि जनाब इस वजह से जो है वो अपोजिशन में दरार पड़ी है। वो चाहते ये मुझे बताएं ऑपोजिशन की नाकामी की वजह क्या है? वो हर आवाम से रुजू नहीं किया और कहीं और तकिया कर लिया, उसी डर से एक्सपेक्ट कर रहे थे जिसकी वजह से इमरान खान पे इल्जाम लगाते हैं कि वो डर उनको सपोर्ट करता है। ये नाकामी की वजह उन्होंने अपना रास्ता छोड़ दिया। उन्होंने बिल्कुल ऐसे जाकर कह दिया कि जनाब अब हम लॉन्ग मार्च तक नहीं करेंगे जब तक इस्तीफे नहीं देंगे। अब क्यों नहीं देते हैं इस्तीफे? अब क्यों वो बैठ गए हैं? मौलाना फिर कह रहे थे कि इस्तीफे दे। अब मौलाना जीत चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में बगदादी इलेक्शन, उनके पास 4 सीटें आ गई। उनको बोलेंगे छोड़कर बताएं ना, एक सीट से इस्तीफा दे दें और कहें कि पेशावर के मेयर का उधर छोड़ दें, या आपने कर्क में जीती है, जो बन्नू में जीती है, वो सीटें छोड़ दें। तो वो नहीं छोड़ रहे हैं ना। अब वो कह रहे थे कि सारे के सारे रिजाइन करें, फिर हम लॉन्ग मार्च, फिर भी नहीं गए। भाई आप चले जाते लॉन्ग मार्च करने के लिए, आप पहुंच जाते। तारीख का जो बेहतरीन मौका था, तारीख की बदतरीन नाकामी ये थी अपोजिशन की कि अपोजिशन ने वो लॉन्ग मार्च नहीं किया जो कराची लाहौर हर जगह से इस्लामाबाद पहुंचना था मार्च में। अगर वो मार्च हो जाता तो बहुत बड़ी कामयाबी होती। वो नाकामी वहां से शुरू हुई। अब कोई आगे जाकर कोई कामयाबी नहीं मिल सकती है। अब तक 2021 में कोई 14 ज़िमनी इंतखाबात हुए जिसमें से 13 ऑपोजिशन जीती है। फिर आपने देखा केपीके में बल्दियाती इंतखाबात हुए और उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई। तो सर बकौल हुकूमत की करप्ट ऑपोजिशन ये कैसे जीत रही है इंतखाबी मैदान में सर? ये है वो इंतखाब या ये है वो चॉइस जो लोगों ने करना है। हुकूमत की नज़र में वो करप्ट होंगे, हुकूमत अपनी तरफ से बेहतर परफॉर्मेंस कर रही होगी, लेकिन अगर उन्होंने बावजूद कैंडिडेट और लोकल बॉडीज का एक फिनोमेना होता है। आई कम फ्रॉम अ रूरल एरिया और मैं इसको बड़े नज़दीक से देख रहा हूँ, बड़े अरसे से। कैंटोनमेंट भी हारी है, ज़िमनी इंतखाबात भी हारी है। कैंटोनमेंट में वोट डालने कौन जाता है? जिस सूबे में 13 साल से एक सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी की हुकूमत है, अगर उस शहर में पीने का पानी वो 13 सालों में लोगों को नहीं दे सके, उसका कचरा नहीं उठा सके, उसकी एनक्रोचमेंट्स नहीं उठवा सके, जब तक सुप्रीम कोर्ट डंडा लेके उनके सर पे नहीं बैठी, तो फिर आप इस निजाम से जो तवक्कुआत रख के पैसे नहीं देता। वो कहते हैं इसलिए हम सूबे में काम नहीं कर सकते। सूबे तो ऑटोनोमस हैं। 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों के पास जो है वो वफाक के ऊपर भी डिपेंड करते हैं ना, तो वो कहते हैं वो हमें बजट नहीं देते। वफाक के ऊपर डिपेंडेंस कम हो गया। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि एक सूबे की इतनी आमदनी नहीं है कि एक शहर में पीने के पानी का निजाम दुरुस्त कर दिया जाए, उसके नालों से कचरा उठा लिया जाए, उसमें स्ट्रीट क्राइम को कम कर दिया जाए, अगर ये 3 चीजें, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़, लिविंग कंडीशंस, अगर वो एक शहर की इंप्रूव नहीं कर सके और वो ये दावा करके आना चाहते हैं कि हम इस 22 करोड़ के मुल्क को ठीक, तो लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे। लेकिन खान साहब की, उनकी गवर्नमेंट की जो कमजोरियां हैं ना, जो इस साल में रही, आप नहीं समझते कि वो ऑपोजिशन को स्ट्रेंथन करेंगी? ऑपोजिशन उससे फायदा उठाएगी? कितनी स्ट्रेंथ, वो उनकी कमजोरियां तो पहले दिन से आज तक है ना, सबको नजर आ रही हैं। वी ऑल आर सेइंग कि जी वो 3.5 सालों में, वो 3.5 सालों में परफॉर्म नहीं कर सके। अगर यही कंक्लूजन है, कहां है अपोजिशन? क्या कर सके हैं वो आज तक? लोगों ने उनका कितना साथ दिया है? लोगों को तो सड़कों पे होना चाहिए था। कहाँ है सर मोहसिन बेग साहब, ऑपोजिशन कहाँ है? ऑपोजिशन के लिए इस साल कैसा रहा? 2021 में कोई 2021 दफा तारीखें दी उन्होंने इस हुकूमत को गिराने की, लेकिन हुकूमत अभी भी अपनी जगह पे मौजूद है। सर 3 घंटे में ये हुकूमत 39 बिल कौमी असेंबली से पास करा लेती है, इमरान खान एतमाद का वोट ले लेते हैं, मिनी बजट पास करा लेते हैं। क्या ये कामयाबी नहीं है इस हुकूमत की? इसका क्रेडिट तो इमरान खान को नहीं जाता, लेकिन किसी और को जाता है। तो मेरे ख्याल में अभी हालात थोड़े मुख्तलिफ हैं। सर किसको? जन साहब कह रहे हैं अवाम नहीं वोट देती है। अभी क्या वोट तो बंद करवाना, जो मैं नाम ले दूं तो छोड़ दें। हालात मुख्तलिफ है। आपको थोड़े दिनों में अपोजिशन नजर आना शुरू हो जाएगी, आपको भी अंदाजा होगा। और कब आएगी? जनरल साहब हंस रहे हैं, थोड़े दिन सब्र कर लें, थोड़े दिन सब्र कर लें। जो लोग पीछे से मनूवर कर रहे थे वो अब नहीं करेंगे। खान साहब मनूवर नहीं कर पाएंगे, खान साहब की परफॉर्मेंस इनके आगे आ जाएगी। और जो अवाम वोट दे रहे हैं, जो आप बात कर रहे थे,
जनरल साहब ने कहा बल्दियात में कौन वोट देता है, 60, 70, 80,000 एक कंस्टिट्यूंसी में वोट पड़े, वही वोटर है जो बल्दियात को भी वोट देता है और जनरल इलेक्शन में भी देता है। 2015 में पीटीआई जीती थी बल्दियात, बहुत मार्जिन में जीती। और जहां पीटीआई ने जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में परफॉर्म किया वहां पीटीआई को दोबारा वोट मिला, जहां नहीं किया वहां हार गए। ये हिसाब है। अगर एक इंडिविजुअल कैंडिडेट जो है वो परफॉर्म कर रहा है, अपने इलाके के लिए बजट लेके जाता है, अपनी तरक्याती स्कीमों में लगाता है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया, वोट मिलेगा। सब सरप्राइज इस पे हो रहे हैं, मौलाना फजल रहमान कैसे जीत गए वहां से? तो इनसे पूछ लें। नहीं कैसे, आपको समझ आ रही है ये बात? देखें, उसका जो बच्चा जीता है उसका वालिद भी वहां का नाज़िम रहा है, वो एक पॉलिटिकल फैमिली है, वो मौलाना साहब का दामाद है, और वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल कोई एक आम सा मौलवी था और वो जीत गया। उन्होंने बेहतर कैंपेन चलाई होगी, मुझे नहीं पता, मैं तो अभी आपने कहा कि ऑपोजिशन कुछ दिनों में हमें नजर आएगी, तो ऑपोजिशन कह रही है कि लॉन्ग मार्च वो मार्च में करेंगे। एक तो ये बात हो रही है, दूसरे मियां नवाज शरीफ के वापस आने की भी बातें की जा रही है। किस्सा पहले ही काम हो जाएगा, पहले होगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन अब ये अपना जो भी उनका प्लान होगा, मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नजर आएगी कि आया ये टाइम बेहतर है कि आप आवाम को कोई रिलीफ देने के लिए खान साहब के अगेंस्ट जो भी आपने मूव करनी है वो करें, क्योंकि जिस तरीके से खान साहब कंडक्ट अभी भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, मतलब अपोजिशन तो ये समझते हैं कि वो शायद इंडिया से आई है, ऐसा नहीं है। मैं उनके केसेस अलहदा हैं, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, लोगों ने उनको रिजेक्ट भी किया, ठीक सर, लेकिन खान साहब को ये तो पता होना चाहिए कि वोट आपको इसलिए दिया था, उनको रिजेक्ट करके क्या आप बेहतर होंगे? हाँ जी, बिल्कुल। आपने नहीं किया, लोग वापस जा रहे हैं। आपने पंजाब में देख लिया, आपने कहा 14 इलेक्शंस हुए, 13 वो ठीक है जी, वो क्यों जीते? पीटीआई का वोट, पीटीआई का एक नजरियाती वोट जो अपर और लोअर मिडिल क्लास ने दिया, वो लोग पीटीआई के जलसों में आए जो जिंदगी में कभी किसी जलसे में बाल बच्चों और छोटे बच्चों के साथ गए। आपको वो आपने वहां बुजदार साहब को लगा दिया, उसका ब्लेम मैं आर्मी चीफ को दे दूं? नहीं किया उन्होंने। नहीं, मुझे बताइए, उसका ब्लेम हम आर्मी या एस्टेब्लिशमेंट को देंगे? आपने लगाया ना, आपका तो मेरी टीम नहीं, मेरी टीम है। टीम आपकी है भाई, आपने सिलेक्ट की, अभी आपने वो तंजीम तोड़ी है। हाँ जी। आप नवाज शरीफ को, असद उमर, सुन लीजिए, आप कहते रहे सारी जिंदगी पीपल्स पार्टी को और नवाज शरीफ को और नून लीग को कि आप पार्टी ओहदे अलहदा कीजिए और हुकूमती ओहदे, अभी आपने सारे मिनिस्टर लगा दिए। जी जी, आपको कोई पूछने वाला, और बगैर इलेक्शन के। रज़ा रूमी साहब, बातें करनी आसान है। आपकी जो खान साहब से मनफी तवक्कात थी वो तो पूरी हो गई सर, लेकिन जो ऑपोजिशन से मस्बत तवक्कात थी सर, वो पूरी क्यों नहीं हो सकी? क्या आप समझते हैं साल ये ऑपोजिशन ने जो कुछ किया ये इससे ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती थी? आप देखें कल मिनी बजट पेश हुआ, ना ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ वहां थे, ना बिलावल भुट्टो थे। ये इनकी संजीदगी है सर। देखिए पारस, पहले तो मैं ये वजाहत कर दूं कि मेरी कोई मनफी तवक्कुआत नहीं थी। मैं तो इमरान खान साहब का फैन हूं बचपन से, मैं उन्हीं के स्कूल में पढ़ा हूं, वो हमारे आइडियल थे, हमारे हीरो थे, हैं अभी भी, और जो उन्होंने कारनामे किए हम सब उसके मोतरफ भी थे और हम उनको आइडियलाइज करते रहे हैं, ये बात नहीं है। लेकिन सियासत और गवर्नेंस कुछ और होती है, वो एक बहुत मुश्किल और पेचीदा काम होता है। वो सिर्फ क्रिकेट के मैदान से नहीं खेलते। अगर आप स्पोर्ट अच्छी खेलते हैं इसका ये मतलब नहीं क्या कि आप मुल्क की मईशत अच्छी चलाएंगे। और ऑपोजिशन का जहां तक ताल्लुक है, देखिए ये एक ही थाली के छठे पट्टे हैं, थोड़ा 19-20 का फर्क होता है, किसी के पास कोई टीम बेहतर होती है, एक्सपीरियंस होता है। देखिए ना, आपने ऑपोजिशन की नाकामियों का पूरी फहरिस्त बनाई। यही बात है कि ऑपोजिशन जो है वो खुद ही तकसीम हो गई, तितर बितर हो गई। उन्होंने किसी अवामी जो इशू है, चाहे वो महंगाई हो, IMF का प्रोग्राम हो और दीगर इशू है, कोई पब्लिक को वो मोबिलाइज नहीं कर सके। हाँ, इलेक्शंस वो जीते हैं, ज़िमनी इंतखाबात वो इंडिविजुअल्स जीतते हैं। अब और जो सबसे बड़ा मसला है कि ऑपोजिशन के पास भी कोई प्लान नहीं है। कल उनको हुकूमत दे दें, यही IMF के पास जाएंगे, यही सब कुछ होगा, यही टैक्स लगेंगे और यही मसाइल बनेंगे। और फाइनली मैं आपको ये एक बात यहाँ पे ये भी जरूर कह दूं कि बेग साहब से मैं इत्तेफाक करता हूं कि वो दिखाई दे रहे हैं, मुतहर्रिक हो रहे हैं, लेकिन इसमें ऑपोजिशन का कोई कमाल नहीं है। ठीक है। इसमें जो इमरान खान साहब को लाने वाले हैं वो घबरा गए हैं। अच्छा। उन्होंने कहा था ना कि घबराना नहीं, तो लाने वाले घबरा गए हैं। इसलिए अब ऑप्शंस जो हैं, आपने अपने इब्तिदाइये में कहा था कि खान साहब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक थी। ठीक, मैं इस पे करती हूँ सर, लेकिन ऑपोजिशन ने मियां नवाज शरीफ की वापसी का एक और कार्ड फेंका है, नून लीग ने खासतौर पे। आपको उनके आने का कोई इम्कान लग रहा है? रज़ा रूमी साहब आएंगे वो?
जी वो बिल्कुल आएंगे। देखिए मियां नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत में, मेन स्ट्रीम सियासत में इस वक्त सबसे सीनियर जी सर। और मकबूल रहनुमा हैं। इससे किसी को नवाज शरीफ पसंद हो कि ना हो, हमें भी कभी नहीं था पसंद, तो वो और बात है। लेकिन उनको नहीं, उनके लेकिन वोट खान हैं, साहब उनकी हैरान है support ना base कि उनकी सजा कैसे खत्म हो सकती है और उनको चौथी बार वजीर आजम खान बनाने साहब- की बातें खान भी हो साहब रही ने हैं। तो कौन खुद ही- बता रहा है ये बातें वजीर आजम इमरान खान को? खान साहब पहले उनको खुद बाहर भेज देते हैं, फिर कंप्लेन करते हैं। उनको जो बातें बता रहा है, देखिए ना खान साहब इसलिए परेशान हैं, चौथी बार वजीर आजम बनने की जो बात लीक हुई और जो कुछ खबरों में आया, उनको यही खदशा है कि अब वो वापस आएंगे तो जाहिर बात है किसी समझौते और डील के साथ आएंगे। हाँ जी बिल्कुल। और आएंगे अब ब्रेक के बाद तो इस पे फिर बात वोट तो करेंगे। पंजाब में है रज़ा उम्मी उनके। साहब यहीं से शुरू करेंगे क्योंकि आजकल पाकिस्तान की सियासत में डील पे बहुत बात हो रही है। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। नज़ीर लगारी साहब, साल 2021 की बात की जाए तो सर उसमें एक सवाल बहुत होता रहा कि आया ये एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है या नहीं है, और फिर कभी हमें लगा कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, कभी लगा कि वो हुकूमत के साथ है। तो अब इस साल में आपको क्या लगता है कि वो उन्होंने खुद को न्यूट्रल कर लिया है या न्यूट्रल होना चाहते हैं वो? पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट एक अनोखी एस्टेब्लिशमेंट है दुनिया भर में। जी, दुनिया भर में हर एस्टेब्लिशमेंट का एक टारगेट होता है कि वो अपनी स्टेट को सर्व करे, अपनी हुकूमत को सर्व करे, अपने मास्टर्स को सर्व में अगर कोई होती है। वरना हर इदारे का अपना अपने किरदार मुतय्यन है, वो अपने दायरे में रहता है और दायरे से बाहर इंक्रोचमेंट नहीं करता। हमारे एस्टेब्लिशमेंट में जैसे अभी बताया गया है एक इदारा नहीं है। हो सकता है कि सिक्योरिटी के लोग हों, हो सकता है कि मीडिया के लोग हों, हो सकता है कि जुडिशरी के लोग हों, हो सकता है कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स हों। इस तरह के लोगों के मजमूए का नाम हो सकता है कि रिटायर्ड फौजी जनरल हो, वो कुछ बैठे हुए हों, हो सकता है रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हों। बहरहाल एक एस्टेब्लिशमेंट है जो विजिबल नहीं है। विजिबल होती तो हम पकड़ कर कहते कि फुला 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 जो है ये एस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट किसी जमाने में कोई ना कोई एक दायरा बनाकर रखती है और वो ताकत का मरकज होता है, वो ताकत को कंट्रोल कर रही होती है और ताकत के कंट्रोल के तमाम जो कुव्वत की तमाम वो हैं वो उनके पास होते हैं। वो उसका एक एजेंडा रहा है कि सोसाइटी को डीपोलिटिसाइज किया जाए, नताइज से बेपरवाह होकर लोगों के बारे में न सोचा जाए और एक शॉर्ट साइटेडनेस के साथ देखा चीजों को जो है वो तंग नजरी के साथ देखा जाए और लोगों के ऊपर एक तंग नजरी को मुसलत किया जाए। ये एक मजमूई रवैया रहा है पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का। और जिस तरह के लोग माजी में आते रहे, जिस तरह के लोग आज रहे हैं और जिस तरह से भाई ऐलान कर दिया गया था ना, जनरल हमीद गुल ने एक जमाने में ऐलान किया था कि हम चाहते थे और हम चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार, उनका रोल सियासत में कम हुआ है या मजीद उसमें इजाफा हुआ है? सर वो जो एक सफा था बरकरार है या पहले वाली सूरत हाल नहीं है? नहीं, आपने कब उनके असरात को कम करने के लिए कोई काम किया है? पाकिस्तान की सोसाइटी ने, पाकिस्तान के मीडिया ने, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने कौन सा ऐसा काम किया है जिसमें किसी भी विजिबल इनविजिबल एस्टेब्लिशमेंट को आप उस मिनिमाइज कर सकें या उसको पीछे की तरफ कर सकें? वो तो रोज बरोज और ज्यादा इंक्रोचमेंट होती जा रही है। मजीद इलाकों में वो जो है जा रहे हैं, मजीद स्पेस वो हासिल कर रहे हैं और वो मजीद स्पेस हासिल करते हुए कभी एक मीडिया का पर्सन कहता है कि मैं तय करूंगा कि वज़ीर आज़म कौन होगा और सदर को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं? हमारे यहाँ सियासतदान जब खुद उनको इनवाइट करते हैं कि आओ सियासत में मुदाखलत करो, तो कैसे किरदार को आप मिनिमाइज करेंगे? अभी ये जरदारी साहब ने सुना ना क्या कहा है, कह रहे हैं कि जाओ पहले उसकी छुट्टी करो फिर हमारे पास आओ। वो कहते हैं मुझसे फॉर्मूला बनाने की बात की जा रही है। किससे कह रहे हैं जरदारी साहब ये बातें? एस्टेब्लिशमेंट से ही कर रहे हैं ना, आप खुद इनवाइट करते हैं ना उनको। किरदार मिनिमाइज नहीं हुआ है बल्कि और ज्यादा इंक्रोचमेंट जो नहीं होने दे रहे, हम इंक्रोचमेंट गिराने की बात करते हैं। इंक्रोचमेंट दफ्तरों में बैठकर, इंक्रोच किए हुए बिल्डिंगों में बैठकर हम बैठे होते हैं एक ऐसी बिल्डिंग में जिसमें बाकायदा इंक्रोच की होती है और हम आला तरीन सतह पर फैसला करते हैं कि फला इंक्रोचमेंट गिरा दी जाए। और गिराते हुए हमें पता होता है कि जिस जगह पर हम बैठकर फैसला कर रहे हैं ये इंक्रोचेड जगह है, ये कब्जा की हुई जगह है। जनरल साहब, हर नए साल में लोग कुछ अपने प्लान्स बनाते हैं, हुकूमतें कुछ नए मंसूबे प्रोजेक्ट्स बनाती हैं, ऑपोजिशन कुछ ऐलानात करती है। सर क्या एस्टेब्लिशमेंट भी अगले साल के लिए अपने कोई गोल सेट करती है? आई हैव नो आइडिया कि एस्टेब्लिशमेंट जो लगारी साहब ने फरमाया है कि रिटायर्ड जनरल, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड जज और मीडिया ये एस्टेब्लिशमेंट है। तो इनकी तो घर में कोई नहीं सुनता, मीडिया क्या कौन सुनेगा? सर हाजिर सर्विस की सुनते हैं?
नहीं वो जो वो कह रहे हैं, देखिए बात मैंने वो आपका हम ना तज़किया पूछा है सर, कहें, मैं सिर्फ establishment- इतना कह रहा हूं कि अगर रोल बढ़ रहा है हाँ। और बावजूद बढ़ रहा है क्योंकि ये तमाम लोग उन्हीं इशारों के पाबंद हैं, ये खुद दावत दे रहे हैं, तो फिर इल्जाम किसको ताली दे तो दोनों हाथ से बचती है। फिर अगर वो इल्जाम दावत किसको- दे रहे हैं तो दूसरे भी इंतजार में बैठे हैं ना कि हमें दावत मिलेगी, फिर वो भी अपना रोल प्ले देखिए, करते हैं बात उसके यह है कि अंदर। अगर कैरेक्टर वीक हो लोगों का और जो खुद दावत दें कि आओ मेरी स्पेस को एनक्रोच करो और मैं एक इशारे का पाबंद हूं, तो कौन उनको इस्तेमाल सर नहीं ये जो करेगा? नया साल होता है इसमें क्या एस्टेब्लिशमेंट की ये प्लानिंग होती है, शामिल है उसके अंदर Establishment इस कि पे गेट नंबर मेरे 4 ख्याल से में- किसने एंटर होना है, Let किसको इस me दफा say बाहर it- निकाल let देना, me या say it न्यूट्रल कि होना चाहती है। establishment इस पे लानत भेजती है, वो अपने काम पे उनका ध्यान होता ये है, काम किसी नहीं? किस्म की कोई मंसूबाबंदी नहीं होती, एनक्रोचमेंट की या पॉलिटिशियंस को डायरेक्ट करने की कोई मंसूबाबंदी नहीं होती और न कोई ऐसा करता है। और आपने देखा है कि देखो अगर आके लोग खुद दावत दें कि आए हमारे झगड़े निपटाएं, अच्छा, आए मतलब हमें रास्ता प्लानिंग नहीं है, दिखाएं, ये डे टू डे अफेयर्स होते हैं उनके। जब खुद लोग दावत दें कि हमारे मसाइल हल करें, तो बल वो उनका एक ड्यूटी है कि मुल्क में स्टेबिलिटी के लिए अगर कोई इशारे का पाबंद है तो फिर उसको रास्ते पे लगा दें। सर सियासतदानों की आपके इल्म में है इस वक्त कुछ एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत चल रही है या कुछ राब्ते हो रहे हैं कुछ सियासतदानों आई के? हैव नो आइडिया, रूमर्स बहुत हैं क्योंकि एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जो तमाम सियासी पार्टियां दूसरे के साथ कर रही हैं। जरदारी साहब ने भी कहा मुझे दावत दी गई है, फॉर्मूला शहबाज बनाने की। शरीफ साहब भी कह रहे हैं जी कि मुझे दावत दी गई है और हमारी बात बन गई है, और इमरान खान साहब कह रहे हैं हम तो अपनी जगह पे डट के नहीं, खड़े खान हैं। साहब कह रहे हैं तो कि हर शहबाज शरीफ की तकरीर जॉब एप्लीकेशन होती है, Job तो वो application- किसको एप्लीकेशन दी जाती है? तो मैं यही कह रहा हूं ना कि अगर सब के सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं और सब के सब ये कह रहे हैं जी मुझे इजाजत मिल गई है, तो ये एक वो हड़बोंग किसी कैफियत है और मेरे ख्याल में सब एक दूसरे के साथ नफसियाती जंग कर रहे हैं। होना कुछ भी नहीं है सब अगले यही 1.5 चाहते साल हैं कि में। हमें select करना। अगर किसी को ये उम्मीद है ना कि अगले 2 महीनों में कोई क़यामत आने जा रही है या कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, तो उनकी आंख खुल जाएगी 3 माह के बाद। न कोई तब्दीली आएगी न कुछ। मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करेगी, ठीक, और नए इंतखाबात 2023 में होंगे, उसकी तैयारी का हर एक को हक पहुंचे। मतलब आप कह रहे हैं कि इलेक्शंस अपने वक्त पे होंगे, वक्त पे होंगे। 2022 इलेक्शन ईयर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ठीक, मोहसिन बेग साहब आप पीटीआई और मुक्तदर हल्के जो है उनको बहुत करीब से जानते भी हैं सर। इस 2021 साल के आखिर 3 महीनों में जो कुछ हुआ है उसके बाद आपको लगता है कि एक पेज बरकरार है, कायम व दायम है, या फट चुका है? फट चुका है। जिम्मेदार कौन है इन हालात का? खान फिर साहब। खान साहब की वजह से हुआ सर ऐसा? वो तो जिस तरीके से इन्होंने कंडक्ट किया वो तो सारी गलती इनकी तो है। अगर एक पेज कायम नहीं है, बरकरार नहीं है, तो क्या फिर किसी और ऑप्शन की तरफ देखा जा रहा है? उनको देखने की जरूरत नहीं, पॉलिटिशियंस का काम है, सियासतदानों का काम है। खान साहब को अगर उन्होंने डिफीट करना है इनसाइड द पार्लियामेंट, वो उनका राइट है, वो इकट्ठे होकर कर सकते हैं। अगर पीछे से पुश ना हो तो मैं नहीं समझता खान साहब मनूवर कर सकते हैं। जो मनूवर करने वाले थे वो चले गए। खान साहब कहते हैं मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, मैं एक वाहिद ऑप्शन। नहीं, खान साहब देखें, ये तो अल्लाह को चैलेंज करने की बात है। ऑप्शंस क्यों नहीं है? ये एक इमरान खान है जो दुनिया को चलाएगा। कौन ऑप्शन है? तो इनको फिर अमेरिका भेज देते हैं कि उधर भी कोई ऑप्शन नहीं है खान के अलावा। ये आपकी ऑप्शन नहीं है तो आपने किया क्या? झूठ बोल के आप इक़्तिदार में आए, अभी तक झूठ बोल रहे हैं। परफॉर्मेंस आपकी सबके सामने है। मुल्क को किस नेच पे ले गए हैं आप, इसका ब्लेम आप पिछली गवर्नमेंट्स को नहीं दे सकते। ठीक है ना जी? तो अब आप ये हमने कहें कि अगली कैंपेन में भी सुनना है, जो अब इलेक्शन कैंपेन होगी ना, जो पिछली गवर्नमेंट्स को ही ब्लेम उसमें किया जाएगा। ऑप्शन क्या है इन ऑप्शन क्या है? गवर्नमेंट जो अगले 1.5 सालों में या इन 3 महीनों में तब्दीली करके अगले 1.5 सालों में नया सूरज तुलू कर देंगे? वो चेहरा कौन सा है? वो ऑप्शन क्या है? बेग साहब क्या ख्याल है? देखिए, एक बंदा, एक पार्टी है जिसके पास 85 सीट्स है पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है जी, नून लीग। इनके पास कितनी है? 115 जी। ठीक है जी। बाकी इधर से मांगी तांगी की सीटें हैं। मकसद ये ऑप्शन की बात मत कीजिए। ये तीनों पार्टियां, इन तीनों को पाकिस्तानियों ने वोट दिया। आप पसंद करें ना करें, करप्ट ये वो, तो ये सारे कोई हजरत उमर के बच्चे बैठे हुए हैं इस गवर्नमेंट में अंदर। इनकी करप्शन आपको नजर नहीं आ रही? शहबाज शरीफ ऑप्शन है, बिलावल भुट्टो ऑप्शन है, जो भी है, ऑप्शन कौन है? दुनिया मर गई है कि खान के अलावा ऑप्शन नहीं है। ये जो पार्लियामेंट सारी बैठी है, ये आपको ऑप्शन नजर नहीं आता? पहले तो उन्हें एक बात पे राजी करें ना, तीनों मिलेंगे तो फिर कोई ऑप्शन मिलेंगे। टाइम आने दे, जो नहीं मिलने दे रहे थे वो फारग हो गए हैं। आप देख लीजिएगा। आप इनसे बार बार एस्टेब्लिशमेंट का पूछ रहे थे, क्योंकि ये तो उस तरीके से जवाब नहीं देंगे। ठीक है जी।
तो क्यों नहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट? उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं तो ये कैसे चला खान 3.5 साल? ये सारे बिल कैसे पास हो गए? किसकी? पीटीआई के लोगों को पकड़ के बंद किया गया, और कंटेनर में रात को जो कुलभूषण के लिए कंटेनर था तो वो मैंने पकड़ के बंद किया। आप जिन्हें रिस्पॉन्सिबल कह रहे हैं, फिर वो इस नाकामी के जिम्मेदार वो भी है? बिल्कुल। और ये जो एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज है ना, इसको बिल्कुल खत्म कीजिए, क्योंकि देखें पूरी एस्टेब्लिशमेंट या पूरी हमारी फौज इस काम में शामिल नहीं है, और ना पूरी एस्टेब्लिशमेंट। इसीलिए तो एस्टेब्लिशमेंट का उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। डायरेक्ट तो बात आप कर ही नहीं सकते किसी के लिए, और करनी एक दो भी नहीं लोग चाहिए। अगर एडवेंचर करना पसंद करते हैं तो वो उनकी गलती है, पूरे अदारे की गलती तो नहीं हो सकती ना जी। और पूरे इदारे की कभी गलती होती नहीं है। एक दो बीच में जिनको शौक होता है कि मैं सियासत भी करूंगा और मैं नौकरी भी करूंगा और मैं राज भी करूंगा, पावर का नशा है ना, ऐसा नहीं है। आपको ऑप्शंस भी नजर आ जाएंगी। इट मीन्स ऑप्शंस हैं। अब ऑप्शंस हैं अगर, तो मोहसिन बेग साहब वो कब तक इस्तेमाल हो सकते हैं? और आपको लगता है खान साहब ऐसे खामोश होकर बैठे? क्या बदकिस्मती है कि अगर 2 आदमी पूरे मुल्क की तकदीर का फैसला कर देते हैं और ये जो 472 कार्टून है ये उनके इशारे पे चल जाते हैं, तो व्हाट अ पिटी। ये क्या बुरी वजह क्या है? क्या बदकिस्मती है इस मुल्क की? मुझे ये बताएं, ये आ जाए पाकिस्तान के अंदर, इनको नहीं पता कौन मनूवर करता है और किस तरीके से मनूवरिंग, ये जितने बिल पास हुए, जिस तरह ट्विस्ट किया गया 3 घंटे में 33। मुझे आप बता दें, ये जो कल भी पार्लियामेंट के अंदर हुआ, किस किस को नहीं कहा गया कि आप रुक जाएं, ना बिलावल साहब आए नजर, वो तो मेरे कहने पे रुके। औकात यही है नहीं, अगर तो कोई तो मनूवर कर रहा है ना, कोई तो मनूवर कर रहा है। अगर इनके उसूल यही हैं तो फिर एनक्रोचमेंट का गिला क्यों करते हैं? फिर किससे गिला कर रहे हैं कि एनक्रोचमेंट हो रही है? अगर कैरेक्टर ये है कि एक इशारे पे असेंबली में नहीं बैठना, वोट लेना है, असेंबली में नहीं आना, अगर कैरेक्टर ये है कि वोट लेना है और जिस दिन बिल पास होना है उस दिन बुखार हो जाना है, फिर एनक्रोचमेंट का गिला किससे कर रहे हैं? फिर डिक्टेट करने वाले करेंगे, क्योंकि मुल्क ने तो चलना है। मुल्क ने इस तरह नहीं चलना जिस तरह चल रहा है, और जिस तरह पहले चला था इस तरह नहीं चलेगा। आपके ख्याल में 2022 में भी ये मुझे सेलेक्ट कर लो कि गेम ही ऑन रहेगी, या इस दफा आप कुछ आर पार हो सकता है? बेग साहब देखें, एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके साथ आप लड़ तो नहीं सकते। लड़ सकते हैं? नहीं, ताकतवर है। उनको तो ट्रेनिंग लड़ने की दी गई ना, उनके पास सारा असला भी है। मैं लड़ सकता हूँ। गवर्नमेंट की बात कौन मानता है? खान साहब की बात कौन मानता है? यहाँ तो कोई और ताकतवर हल्के हैं जो पीछे से मनूवर करते हैं। अगर वो आप कहेंगे जी है ही नहीं, फिर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। फिर ये बात ना की जाए कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, ये तो अभी पता चल जाएगा ना आपको कि न्यूट्रल है या नहीं। अब तक के हालात से क्या लग रहा है? क्योंकि आप बार-बार हमें बताते हैं कि वो तंग हैं, वो परेशान हैं। पारस, अगर जब गेम ऑन होगी, जो कि बहुत जल्दी आपको नजर आ जाएगी, और आपको फिर पता चल जाएगा न्यूट्रल है या नहीं है। यही सवाल दोबारा, न्यूट्रल है या साइड चेंज कर लिए? उन्होंने मेरे ख्याल में साइड चेंज कर लिया। इसको अपने हाल पे छोड़ेंगे, खुद करो, क्योंकि हमारे जो रियासत के अदारे हैं वो बदनामी नहीं ले सकते। ये रियासत के अदारे हमारे अदारे हैं। अवाम को ये हक हासिल है कि वो अदारों की इज्जत करें, और अदारों का हक है तो अवाम से अपनी इज्जत कराएं, ना कि अपने खिलाफ नारे लगवाएं। राइट। मोहसिन बेग साहब, जनरल एजाज मान साहब और नजीर अगारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। फारस जहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।